हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। न केवल आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा बल्कि आप अपनी पढ़ाई को भी गति दे रहे होंगे, रफ्तार दे रहे होंगे। तो आइए आपकी पढ़ाई को थोड़ा और भी गति प्रदान मैं भी करूं और इसी क्रम में आज आपको पढ़ाने के लिए आया हूं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। ये टॉपिक देख के आपके मन में एक सवाल आ गया। आप सोच रहे होंगे कि सर पिछले वाला जो चैप्टर था जिसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं उसमें तो हमने कैटलिस्ट के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा था। हाँ भाई हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा डिटेल पढ़ा था। हमने उसकी क्रियाविधि, कैटलिस्ट क्या है, कैसे कार्य करता है, कैसे अभिक्रिया के वेग को ये घटा देता है, किस चीज से प्रभावित होता है, किसको प्रभावित नहीं करता है, इन सभी सवालों के जवाब हम लोगों ने ढूंढे थे। लेकिन यहां थोड़ी कुछ और बातें होगी। क्या? तो आइए टॉपिक तो बन रही है, पहले टॉपिक बना लिया आपने। तो आइए अब देखिए, बात लगभग 185 वर्ष पुरानी है स्टूडेंट्स। आप सोच रहे हैं इतिहास में कहां चले। हाँ, थोड़ी इतिहास की भी बातें कर ली जाए। 185 वर्ष पहले बर्जेलियस नाम सुने हैं ना? बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट जो है वो विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया को करा रहे थे। अब उसी क्रम में कुछ बाहरी पदार्थ को डाल डाल करके देख रहे थे। उन्हें एक बार आश्चर्यजनक रिजल्ट मिला। उन्होंने देखा कि कुछ बाहरी पदार्थ सेलेक्टेड क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को दनादन बढ़ा देते हैं। और तब जाकर के उसके बारे में पूरा विस्तृत से अध्ययन किया और तब उन्होंने एक शब्द सजेस्ट किया जिसको आज दुनिया के लोग कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग उसी कैटलिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सम्मान के साथ, प्यार के साथ याद कर लिया जाए बर्जेलियस को। तो आइए, सन 1835 की बात, इसलिए मैंने कहा 185 वर्ष के साथ जोड़ लीजिए। अगर मेरा मैथ कमजोर हो तो माफी चाहूंगा। वैज्ञानिक का नाम था बर्जेलियस और इन्होंने ही कैटलिस्ट जो शब्द है, शब्द दिया है। एक्चुअली उन्होंने कैटलिस्ट शब्द सजेस्ट किया कि जो अभिक्रिया के वेग बढ़ा देते हैं उसके लिए एक शब्द सजेस्ट किया जिसको कैटलिस्ट कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या देखा और कैटलिस्ट शब्द दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट को अब गर्म करते हैं, चलो गर्म करके देख लिया जाए। तो पोटेशियम क्लोरेट है ये, और आप इसको हीट कर रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट जब करते हैं और टेम्परेचर बढ़ते 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 ये जब पहुंच जाता है 653 से लेके 873 केल्विन पे, तो ये होता क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड टूटने लगता है और टूट करके KCl और O2 देता है। इसे बैलेंस कर लिया जाए, अच्छा लगेगा आपको। तो बैलेंस करने के लिए आप यहां सबसे पहले 2 लगा दीजिए और यहां पर 2 और यहां पे 3 हो गया। फिर एक दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। तो इससे अभिक्रिया को थोड़ा सा एक बार पुनः जब लिखें हम लोग, KClO3, और इस बार इसी अभिक्रिया में अगर डाल दिया गया यहां पर MnO2। हाँ, ये टेम्परेचर जो गर्म करने वाली बात है ये चल रही है अभी भी। तो इसे आप गर्म कर रहे हैं इसको। तो होता क्या है कि ये भी देता है आपको KCl सेम प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं। आप बैलेंस कर लीजिए, 3 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि जब आपने इसको गर्म किया और मात्र 473 से लेके 633 केल्विन पर ये KClO टूट करके O2 और KClO घटित होकर के KCl और O2 देने लगा। अब तो यह आश्चर्य की बात है कि टेम्परेचर इतना, आप याद करिए आपने क्या पढ़ा हुआ है कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और मजेदार बात, ये फास्ट है, ये जल्दी जल्दी हो रहा है, और ये क्या है? स्लो है। तो सारा सिद्धांत उलट गया।
आपका सिद्धांत क्या कहता है? अभिक्रिया का ताप बढ़ाओ वेग बढ़ जाएगा, और यहाँ तो ताप घटाओ वेग बढ़ गया। तो हुआ क्या एक्चुअली, ये जो बाहरी पदार्थ आपने मिलाया, एक्चुअली सारा खेल इसी का है, और इसी का नाम रखा बर्जीलियस ने कैटलिस्ट। कहा कि ऐसे पदार्थ अनेक, और उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और देखा कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ मौजूद हैं प्रकृति में जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। मैंने समझ जाइए आप ये कि मालगाड़ी की रफ्तार थी, ये सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार हो गई, केवल किसकी वजह से? इसकी वजह से, और आपका टेम्परेचर भी कम लगा। तो ऐसे पदार्थ का नाम रखा गया उत्प्रेरक, सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया। तो उत्प्रेरक का स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन तो याद है, एक बार फिर से लिख दें। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। चलो भाई, आप लोग भी क्या याद रखोगे? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होकर, शामिल तो होते ही आप जानते हैं, शामिल होकर अभिक्रिया के, बोलिए, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, को बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में केमिकली और क्वांटिटेटिवली, माने रासायनिक रूप से और मात्रात्मक रूप से खर्च नहीं होता, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में रासायनिक रूप से तथा मात्रात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से करेंगे मतलब आपने यहाँ 50 ग्राम डाला तो अभिक्रिया के उपरांत 50 ग्राम निकल गया। आपको मैंने बताया ना कि अभिक्रिया के दौरान इसके रंग में, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आप देख लीजिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का वो टॉपिक सब देख लीजिए। रासायनिक रूप से तथा मात्रात्मक रूप से बिना खर्च हुए रूप से अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जनरली जो है ना, हम लोग बदल देते शब्द बोलते हैं क्योंकि कुछ उत्प्रेरक घटा देते हैं, बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में रासायनिक रूप से और मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। स्टूडेंट्स, एक और बात है, ये जो पूरी घटना है ना, इसका नाम है उत्प्रेरण, कैटालिसिस। मतलब उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि है, काज है, जो काज कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? कैटालिसिस कहते हैं। देख रहे हैं और लिख देते हैं। तथा इस घटना को कैटालिसिस, उत्प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको उतारो और फिर आगे देखते हैं। अच्छा, एक दो और छोटे छोटे शब्द हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहीं पे बोर्ड पे मैं सोच रहा हूं कि लिख दूं। एक शब्द है प्रोमोटर, हिंदी में इसको वर्धक कहते हैं। अब ये वर्धक क्या है? तो जो उत्प्रेरक है, जैसे उत्प्रेरक है, इसमें काम करने की क्षमता अभिक्रिया को फास्ट कर रहा है, तो कुछ ऐसा पदार्थ डालो कि ये और फास्ट हो जाए। मतलब धावक है, कुछ ऐसा चीज खिलाओ पिलाओ तो और फास्ट भागे, तो जो खिलाए पिलाए ना, वो हो गया वर्धक। तो वर्धक एक ऐसा पदार्थ होता है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, कार्य क्षमता को बढ़ा दे।
तो लिख देते हैं यहाँ की क्रियाशीलता, एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब समझ पा रहे मैंने क्या कहा? हमने कहा कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, ओवर्धक कहलाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी पदार्थ हो सकता है क्या जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता घटा दे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा कि कोई धावक है, दौड़ है, कुछ खिला दो बेहतर चीज और एनर्जेटिक होकर दौड़ने लगा, आप कुछ ऐसा चीज खिला दो कि बेचारे का पेट ही गुलगुल करने लगे, तो उसकी रफ्तार घटेगी ना, तो उसको कहते हैं विस्तारक। वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को घटाते, विस्तारक कहते हैं, पॉइजन कहते हैं, या उसी को मंदक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी यहां पर लिख देता हूं। विस्तारक कहते हैं, शब्द है विस्तारक, पॉइजन। क्या है डेफिनेशन? तो वह पदार्थ जो उत्प्रेरक का कार्य क्षमता माने क्रियाशीलता घटा दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो विस्तारक कहते हैं, विस्तारक कहते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है ना, वो लोहा में जब जंग लगता है तो इथिलीन ग्लाइकॉल उस अभिक्रिया को घटा देता है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल जो रस्टिंग है उसके लिए क्या हो गया? तो विस्तारक हो गया। और हम चाहते हैं कि इस प्रोमोटर का एक एग्जांपल दे दें, तो आप देखिए इधर बोर्ड की तरफ देखिए, ये N2, ये H2 और ये बन गया अमोनिया, 2NH3 बैलेंस कर दिया हमने, यहाँ पर 3 लगा दिया। स्टूडेंट्स याद रखना कि ये जो Fe है, Fe लोहा, और इसमें वो MO माने मोलिब्डेनम का उपयोग करते हैं, तो ये है कैटलिस्ट और ये हो गया प्रोमोटर। एक बार फिर से मैं आपको कहूंगा कि प्रोमोटर क्या है। तो कैटलिस्ट अपना काम कर रहा है। कैटलिस्ट का काम अभिक्रिया का वेग बढ़ाना, अभिक्रिया का वेग बदलना, उसको रफ्तार देना। तो ये प्रमोटर क्या कर रहा है कि उत्प्रेरक की जो काम करने की क्षमता है, जो उसकी क्रियाशीलता है, उसको और रफ्तार प्रदान कर देता है। कौन? तो जो भी करेगा ऐसा उसका नाम होगा प्रमोटर। तब इसे नोट करिए, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अगर जहां भी आपको दिक्कत है एक बार कमेंट करके बोलिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर शिक्षक बनूं, आपको बेहतर से बेहतर चीजें पढ़ाऊं, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें आपकी मदद चाहिए। मदद मुझे ये चाहिए कि आपको जहां भी लगे कि दिक्कत हो रहा, आप नहीं समझ पा रहे हो, या कोई ऐसा टॉपिक है जहां मुझे और बेहतर करना चाहिए, तो एक बार यार कमेंट कर दो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट जानते हैं। तो कैटलिस्ट जो कैटालिसिस है ना, वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन 2 प्रकार का होता है? तो देखिए, ये कैटालिसिस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है होमोजेनियस कैटालिसिस, इसको हिंदी में कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। और दूसरा स्टूडेंट्स आप नाम समझ ही गए होंगे, अगर कोई होमोजेनियस है तो दूसरा हेट्रोजेनियस। तो ये हो गया हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है समांगी उत्प्रेरण। बहुत ही सिंपल। अब देखो, कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस होगा,
मान लीजिए कि आपका प्रतिकारक रिएक्टेंट ठोस है, उत्प्रेरक ठोस है, आपका प्रतिकारक गैस है, उत्प्रेरक गैस है, आपका प्रतिकारक द्रव है, उत्प्रेरक द्रव है, तो नाम है समांगी। क्या मतलब निकाले? मतलब आप बिल्कुल सही निकाल रहे, प्रतिकारक और उत्प्रेरक यदि समान भौतिक अवस्था में हो तो समांगी उत्प्रेरण, और प्रतिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में हो गया, अगर एक ठोस है दूसरा द्रव है तो विषमांगी। सिंपल। आइए लिख लेते हैं। जब प्रतिकारक रिएक्टेंट तथा उत्प्रेरक दोनों समान भौतिक अवस्था में हो तो उससे समांगी उत्प्रेरण, तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अरे भाई नहीं क्लियर हुआ तो एग्जाम्पल से क्लियर कर लो। आपका क्या होता है, प्रतिकारक की जो अवस्था है वही अवस्था किसकी हो जाएगी, तो वही अवस्था हो जाए आपके उत्प्रेरक की, तो समांगी। अगर प्रतिकारक उत्प्रेरक दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में तो विषमांगी। सिंपल। एक देखो उदाहरण, जैसे और इसमें कुछ नहीं है भाई, यह है SO2 प्लस O2 और ये बन गया SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाँ, आपको याद रखना वो उत्प्रेरक जो है यहाँ पे वो उत्प्रेरक है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। और स्टूडेंट्स नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होता है, याद रखना है। और भाई साहब ये तो गैस है ना, अब देखो ये गैस और उत्प्रेरक भी गैस, समांगी। ये अलग बात है कि ये भी गैस, उनको इससे नहीं लेना देना ये गैस है कि द्रव है क्या है, लेकिन मुझे ये प्रतिकारक उत्प्रेरक इससे मतलब है। एक और उदाहरण देखा जाए, आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ। ये देखिए दूसरे एग्जाम्पल के लिए CH3COOCH3, ठीक है, इथाइल एसीटेट हो गया। ये है लिक्विड। आपने क्या किया, इस लिक्विड में एक जल मिलाया, H2 लिक्विड, और ये बदल गया CH3 COOH एसिटिक एसिड और प्लस CH3OH मिथाइल अल्कोहल। और जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ जो उत्प्रेरक होता है वो है HCl, यह भी लिक्विड। तो अब देखो तो ये द्रव, भाई साहब पानी भी द्रव है ना, और ये भी द्रव। तो जो अवस्था आपके प्रतिकारक की है क्या वही अवस्था उत्प्रेरक की नहीं है? अगर उत्प्रेरक की भी वही अवस्था है तो समांगी है। हाँ, अलग अलग अवस्था में होता है तो विषमांगी हो जाता। एक और उदाहरण, एक उदाहरण मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो थर्ड उदाहरण, थोड़ा मीठा कर लेना। ये है चीनी C12H22O11, इसमें पानी मिलाइए, एक्वस हो गया, जलीय हो गया, पानी को आपका लिक्विड। जब इसमें डालते हो आप H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में जो कि द्रव है, तो ये बदल जाता है बेहतरीन चीज ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बदल गया। सर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये एक्वस माने द्रव ही हुआ ना, तो द्रव, ये भी द्रव और ये भी द्रव, ये तीनों हो गया द्रव की अवस्था में। तो परिभाषा के हिसाब से ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? होमोजेनियस कैटालिसिस के, क्योंकि प्रतिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था क्या है? समान है। तो बस यही याद रखना है कि होमोजेनियस में क्या है?
तो प्रतिकारक एवं उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था, सेम फिजिकल स्टेट या सेम फेज कर सकते हैं, सेम फेज मतलब द्रव तो द्रव, गैस तो गैस। याद रहेगा, एकदम कंफर्म याद रहेगा। अब इसे नोट करें फिर भी समाधि के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, लगे हाथों विषमायु उत्प्रेरण भी समझ लिया जाए। तो वही परिभाषा आपको याद हो गया है कि वैसा उत्प्रेरण जिसमें प्रतिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में हो, वह उत्प्रेरण जिसमें प्रतिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में हो, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण। इसको भी एक दो एग्जांपल से ही क्लियर कर लेते हैं। तो उदाहरण देखिए, अभी आपने कहा कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है और गैस है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ये बनाता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम भी कार्य करता है जो कि सॉलिड है। तो देखो, तो ये गैस और ये सॉलिड ठोस हो गया विषमांगी। और दूसरा देख लो, इसमें क्या रहता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये है नाइट्रोजन गैस, ये है हाइड्रोजन, आप जानते हो ये भी गैस। आप ऐसा करते हैं, किसी अभिक्रिया कराते हैं, इसको ना हैबर विधि कहते हैं। ये भी गैस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक का टॉपिक होता है हैबर विधि। यहाँ पर जो एफी है ये हो गया आपका उत्प्रेरक। तो ये तो सॉलिड हुआ, ठोस हुआ, यहाँ बैलेंस कर रखिए। ये देखो, ये हो गया गैस और ठोस, विषमांगी हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ये देखिए वेजिटेबल ऑयल, तीसरा एग्जांपल। वेजिटेबल ऑयल तो ये लिक्विड है ना। अच्छा, ये हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर निकेल है, मान लीजिए उत्प्रेरक। जब जाते निकेल तो ठोस होगा ना, और ये बनाता है वेजिटेबल घी हो गया। स्टूडेंट्स, आपको समझना है, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो, ये लिक्विड गैस सॉलिड क्या होगा, ये तो अलग अलग अवस्था में आ गया। अभी तक ये था गैस ठोस था, गैस ठोस था, तो हमने कहा अलग अलग अवस्था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीन वो अलग अलग अवस्था में है। तो इसकी जो अवस्था है, इस टोटल, अगर ये लिक्विड होता, ये भी लिक्विड होता तो हो जाता समांगी। लेकिन ये लिक्विड है, गैस वाली उससे डिफरेंट है ना, इससे डिफरेंट है कि नहीं, ये सॉलिड हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। कुछ भी नहीं सोचना है। ये हो गया आपका द्रव, ये हो गया गैस, ये हो गया ठोस सॉलिड, बस ये डिफरेंट है। एग्जांपल, आराम रिलैक्स करिए, हम हैं आपके साथ, आप इसे नोट करिए। और इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इसे नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक, एडजर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण। इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव का नौजवान कमाने के लिए शहर गया और उसने एक जगह, एक फ्लैट में एक कमरा ले लिया। बगल वाले
कमरे में फिर दूसरी एक गांव से युवती कमाने के लिए पहुंचती है और बगल वाला रूम में वो कैमरा उसने ले लिया। अब चूंकि अगल बगल में दोनों का कैमरा है तो वो सुबह शाम भेंट होती है, भाई तुम आजा मेरे यहाँ कभी चाय पियो, हम तुम्हारे यहाँ कभी चाय पीने जाते हैं, और इसी चाय पीने के पिलाने के क्रम में दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। और फिर क्या करते हैं वो दोनों, उस फ्लैट को छोड़ते हैं और दूर कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। कहानी समाप्त हो गई। एक्चुअली यही अधिशोषण है, यहां समझना है, सॉरी, अधिशोषण का सिद्धांत है कि कैसे करते। वो जो फ्लैट है, वो फ्लैट एक काम किया, एक युवक को और एक युवती को करीब लाया, इतना करीब लाया कि दो अनजान एक रिश्ते में बंध के निकल गए। सेम टू सेम यही काम करता है। देखिए मैं चित्र की सहायता से आपको समझाने जा रहा हूं कि ये क्या है। तो ये है आपके पास, सपोज करिए कि एक कैटलिस्ट है। आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स कि कैटलिस्ट की सतह पर जो होते हैं ना, फ्री वैलेंसीज होते हैं, मुक्त संयोजकताएं होती हैं यहां। अब क्या है कि कोई एक लड़का लड़के आया ए और एक बी प्लस, ये बिल्कुल अनजान है, इनके बीच में ए और बी के बीच में कोई संबंध नहीं है। अब क्या होता है, मान लीजिए हमने प्लस का चिन्ह हटा ही दिया, इनके बीच में कुछ संबंध नहीं है। ए जो है आकर के मान लीजिए यहां चिपक गया इस वैलेंसी से, और बी जो है यहां चिपक गया। आप ये कहिए कि सतह पर ए और बी आसपास में आके अधिशोषित हो गया। ये जहां रहता है उसके बगल में भी, इसको कहते हैं अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन हुआ, अधिशोषण हो गया। तो जब अधिशोषण होगा तो कैसे दिखेगा, जरा दिखाइए इधर। ये है वैलेंसीज, मैंने समझ जाइए कि पूरा ये फ्लैट है और ये फ्लैट के विभिन्न कैमरा है, ये रूम है, और यहां पर भाई साहब ए जो है ना रहने लगे। अस्थायी बंधन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जहां पे आप रह रहे हैं वो आपका कोई अस्थायी रिश्तेदार नहीं है। और यहाँ पर आ गया बी, और पास रहने से जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रेम हो ही जाता है, तो इनके बीच में ये अधिशोषण हुआ। फिर अगला क्या हुआ कि इनके बीच में ए और बी के बीच में एक संबंध डेवलप होने लगा। देखिए कैसे, ये तो है, ये है सब वैलेंसीज इसी से बंधा हुआ, ये ए बी और यहां पर भी संबंध ए और बी के बीच, यही वो इंटरमीडिएट हम लोग कहते हैं। ये इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, मध्यवर्ती बना। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए इनके बीच में जो संबंध है ए और बी के बीच में और गहरा होता है। तो इसको आप ऐसे समझिए चित्र से, देखिए कैसे इनका रिश्ता प्रगाढ़ हुआ। ये देखिए, ये अभी टूटी हुई लाइन ही है, लेकिन यहां पर एक कंप्लीट बॉन्ड बना। अब क्या होता है कि जैसे उनको लगता है कि भाई हमारी गाड़ी तो चल निकली, इन्होंने कहा यार ये फ्लैट छोड़ो और चलो। इसको कहते हैं हम लोग विशोषण, डिसरप्शन, योग्य का विशोषण। और जैसे ही विशोषण हुआ तो फिर क्या हुआ, देखिए ये है कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट जैसे जैसे आप यहाँ पर था, अभी भी बिना किसी परिवर्तन के कैटलिस्ट है, यहाँ पर भी कैटलिस्ट है, कोई चेंज नहीं हुआ। योग्य का कैटलिस्ट, और यहां से निकल गया क्या चीज, ए बी, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, क्योंकि बीच में बॉन्ड बन गया ना, ये हो गया प्रोडक्ट। और यहां पर क्या था, ये ए बी, तो ये था रिएक्टेंट, सिंपल। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया और कैटलिस्ट निकल गया। अब ध्यान दीजिए कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने इस प्रतिकारक के अणुओं के लिए जगह उपलब्ध कराया।
एक्चुअली इसके मुक्त बैलेंसिज होते हैं, आगे बांध लेता है और अस्थायी तौर पे कैटलिस्ट से बंध जाते हैं। जब ये बंध जाते हैं तो आसपास में रहते हैं प्रतिकारक के अणु, और फिर इन प्रतिकारक के अणुओं के बीच में बंधन बनना शुरू होता है, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग बनते हैं। इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं हम लोग इसको। ये मध्यवर्ती है, अभी ये न प्रोडक्ट है और न रिएक्टेंट है। अब प्रतिकारक और प्रतिप्लक ये दोनों की बीच की अवस्था है। तो ये प्रतिकारक और प्रतिकारक के बीच की अवस्था, जैसे जैसे इनके बीच में बॉन्ड मजबूत होता है, अब देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन दिए थे बीच में और बी के, यहाँ पर मैंने दे दिया एक बोल्ड लाइन दिया, लेकिन अभी इनके डॉटेड लाइन, तो जैसे जैसे ए और बी के बीच बंधन बनते दूर होते जाते हैं। इस जो फ्लैट है ना, इसे मतलब कैटलिस्ट जो है इसे दूर होते जाते हैं, और जैसे ही पूरी तरह से मजबूत बंधन बना, कंप्लीट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, बस वहां को छोड़ देता है, और इस तरह से आपका कैटलिस्ट निकल गया और जो प्रतिकारक था वो प्रतिफल में बदल गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपकी समझ रहे होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर मुझे आपको मैसेज करेंगे। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का, अपने आसपास अपनी मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।